जय हिंद साथियों। इस सेशन में हम संविधान के सारे फॉर्मेट को देखेंगे और समझेंगे कि आखिर में संविधान जो लिखा गया है उसका अंदाज कैसे कैसे इस पूरे देश को चला रहा है, जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। फिर भी तो जो संविधान को बनाने में जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लिए गए हैं वो ऐसी खर्च नहीं हुए। लगातार तीखी बहसों के साथ जो है एक एक चीज पर कि फ्यूचर में क्या क्या संभावित है उन सभी पर जो है चर्चा किया गया है। फिर भी आइए बात करते हैं संविधान का। तो ये जो संविधान शब्द है ये 2 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द? तो ये बना है, एक तो बना है सम और प्लस दूसरा क्या है विधान, तब जाकर ये संविधान बना है। सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है क्या? विधान का मतलब होता है नियम या फिर कानून। परंतु ऐसा दस्तावेज जिसमें कि बराबर सभी के लिए, सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए जो है बराबर नियम और कानून लिखे गए हों, सभी के लिए प्रावधान यहाँ पे सेम है। तो बात आती है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें लिखी गई है जिससे चलते जो है इसे संविधान के रूप में पूरे लोगों पर लागू किया जाता है, जिससे किसी को रत्ती भर भी परेशानी नहीं होती है। तो आइए इसके सारे फॉर्मेट को देखा जाए। वैसे आपको ये बता दिया जाए कि संविधान को जो लिखा गया है इसको 3 मेन पार्ट में बांटा गया है, यानी कि इसके अध्ययन के लिए जो है इसको पार्ट वाइज किया गया है। सबसे पहले तो इसको कई सारे भागों में बांटा गया है। संविधान को कई सारे भागों में बांटा गया है, भाग में, सेक्शन में। शुरुआती में जब हमारा ये मूल संविधान था, मूल संविधान में, क्योंकि हमारा जब पहली बार हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उस समय कितने थे? उसमें भाग थे कुल 22, लेकिन वर्तमान में इसमें बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में इनकी संख्या जो है 25 हो रही है, अर्थात यहाँ पे 3 का बढ़ोतरी हुआ है। इसके बाद प्रत्येक भाग में कुछ न कुछ चैप्टर से अनुच्छेद के रूप में, टाइटल के रूप में, तो अनुच्छेद के रूप में जो बांटा गया है, यहाँ पे हर एक भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेद है, किसमें ज्यादा है तो किसी में कम। तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की कुल जो संख्या थी वो थी 395, फिर इसमें भी बढ़ोतरी हुई और वर्तमान में कुल जो संख्या है वो है 470। इसके बाद अगर किसी टाइटल का, किसी चैप्टर के बारे में जो है किसी डिटेलिंग की आवश्यकता पड़ रही है तो उसे अगर आपको कहाँ ढूंढने की आवश्यकता है तो उसे अनुसूची में, यानी कि हमारे संविधान में अनुसूची की भी व्यवस्था है। अनुसूची में आपको जो कुछ भी मिलेगा वो डिटेल से मिलने वाला है। शुरुआत में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन वर्तमान में 4 बढ़कर हो गया है 12। तो ये है संविधान का फॉर्मेट। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये संविधान है तो इसको कई सारे भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? वर्तमान में 25 को है। प्रत्येक भाग में, जैसे मान लो यहाँ पे एक भाग हो गया तो प्रत्येक भाग में यहाँ पे और पहला अगर भाग है तो इसमें भी कई सारे चैप्टर हैं, 4 अनुच्छेद है यहाँ पर। इस वाले में भी कई सारे चैप्टर्स है, इस वाले में कई सारे चैप्टर्स है। चैप्टर का यहाँ पे आप नाम देख लीजिए, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद। ये वाला सेक्शन भाग है तो ये वाला है अनुच्छेद। अगर किसी भाग के अनुच्छेद के बारे में ज्यादा डिटेलिंग से पढ़ना है, आपको जानना है, या फिर उसमें केवल टाइटल से काम चलने वाला नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको अनुसूची में एकदम पूरी तरह से डिटेल से वहां पे लिखा गया है। ठीक, तो ये है संविधान का फॉर्मेट, जिसे आप आसानी से समझ लिए होंगे। आपने विज्ञान तो पढ़ा ही होगा। अगर ये विज्ञान है तो विज्ञान के अंदर जैसे आप पढ़े होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 फॉर्मेट, तो ये है भाग। फिजिक्स में कई सारे चैप्टर होते हैं, 4-5 चैप्टर मान लीजिए, बायोलॉजी में 4-5 चैप्टर और केमिस्ट्री में 4-5 चैप्टर, तो वो चैप्टर्स जो है वो है अनुच्छेद। अगर उस चैप्टर के बारे में ये डिटेल से जानना है, डिटेल से, तो आपको अनुसूची में जाना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मेट कहता है। तो आइए इसका जो मेन ओरिजिनल अंदर की बात आपको बताते हैं कि कैसे कैसे लिखा गया है। क्रिएटिविटी उनका देखिए, किनका? तो संविधान बनाने वाले लोगों का। जो लोग भी उसमें शामिल हैं, भाई साहब, उनके लिए तालियां तो अवश्य बनती है। तो जो लोग भी अभी फिलहाल देख रहे हैं वे एक बार अवश्य ताली बजा दें। तो हम बात करने वाले हैं भाग 1 के बारे में। और भाग 1 के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, ये है हमारा भारत का मैप। हल्का फुल्का बना देते हैं, क्या पता है कुछ समझ आ जाए। भारत का आधा चट्टान ये बन चुका है, लगता है ऊपर चला जाएगा क्या? तो खैर,
मान लेते हैं ये भारत देश है, अपना भारत। तो ध्यान से समझने की बात है, भाग 1 के बारे में, भाग 1 में लिखा हुआ है कि भारत भारत संघ एवं उसके राज्य के बारे में यहाँ पर जिक्र है। यानी कि भाग 1 में लिखा हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि ये जो देश है ये एक तरह का संघ है। किनका संघ है ये? तो ये राज्यों का संघ है, अर्थात इसमें कई सारे राज्य शामिल हैं। राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी इस वाले सेक्टर में शामिल है। तो यानी कि पहले वाले जो भाग है इसमें ये जो लिखा हुआ है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये लिखा हुआ। इसका मतलब भाग 1 में जमीन की व्यवस्था किया गया, बाउंड्री की व्यवस्था किया गया है कि कितने राज्य और कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ के लोग रहेंगे। जब ये आप पढ़ लेंगे उसके बाद भाग नंबर 2 में आप पढ़ने वाले हैं नागरिक के बारे में। भूमि के बारे में हो गया, बाउंड्री के बारे में हो गया। तो इस भूमि के अंदर में, इस बाउंड्री के अंदर में कौन लोग रहेंगे, तो इस चीज की जानकारी आपको कहाँ से मिलने वाली है? ये नागरिक वाले सेक्शन से मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो लोग ये रहने वाले हैं उनके कुछ ना कुछ अधिकार होंगे, विशेषाधिकार होंगे, विशेष अधिकार। ये नहीं कि कोई विदेशी आके यहाँ पे कुछ भी कर ले। लेकिन यहाँ के जो नागरिक है उनके लिए विशेष अधिकार होगा। वो अधिकार आपको कहाँ पे मिलेगा? तो वो भाग नंबर 3 में क्या लिखा है? वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। उसके बाद यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके अधिकार तो दे दिए गए, उसके बाद इन पे शासन भी तो चलाने की बात आ रही है। तो शासन किन बातों को ख्याल में रखते हुए इसे बनाया गया है उसके बारे में तो चर्चा करना पड़ेगा ना। तो भाग 4 में आपको मिलने वाला है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि नीति बनाने के लिए कौन कौन से निर्देश को ध्यान में रखकर बनाना है ताकि किसी भी जाति, किसी समुदाय को किसी भी प्रकार की नुकसान न हो। ये न किसी जाति के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, किसी धर्म के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और बाकी सब जो है डूब जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा देश चूंकि लोकतांत्रिक है, लोग का शासन है, तो यहाँ पे लोग यानी कि जनता सर्वोपरि है। अर्थात यहाँ पे लोगों की गरिमा पर किसी भी तरह का संदेह न करते हुए उनकी गरिमा को बनाए रखना है, इसलिए ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके अलावा 4 में तो हम देख लिए क्या? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद भाग 4 के क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिल जाएगा। जमीन हो गया, कौन लोग रहेंगे, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके यहाँ पे अधिकार के लिए उनके लिए जो किस तरह की जो कानून बनाने की आवश्यकता है, उनके कौन से कर्तव्य हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है व्यवस्था जो किया गया है क्रमानुसार, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का किया गया है दोस्तों, क्योंकि वो प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष थे, मॉडल समिति के अध्यक्ष थे। तो सबसे बड़ा योगदान तो भाई उनका है, ऐसे नहीं कहा जाता। जितने भी SC ST वाले हैं या फिर पिछड़े जाति के लोग हैं, उन सभी को उठाने का काम जो किया है इन्होंने नहीं किया है। अगर ये न होते तो आज भी भारत की स्थिति बहुत ही दुर्दशा वाले होती, दयनीय होती। इसलिए एक लाइक तो उनके लिए बनता है और कमेंट में अवश्य लिखा जय भी। चलिए इससे आगे की जानकारी जो है डिटेल से हम लोग जो फ्यूचर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।